या क्या? दुल्हन के बक्से में फालतू की चीज़ कौन डालता है भला? दुल्हन का बक्सा खुलते ही उसमें रखे पुराने कपड़ों को देखकर सब परेशान हो रहे थे। दुल्हन यानी कि मैं, ये मेरे कपड़े हैं, बेकार की चीज़ नहीं। मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी। अच्छा, तो तुम्हारी चाची मायके से तुम्हारी बचपन की निशानी भेजकर तुम्हारी यादें भी मिटा देना चाहती थी क्या? कुछ रिश्तेदार आपस में बोलकर हंसने लगे। अपना बक्सा मैंने खुद ही पैक किया था, मेरी चाची ने नहीं। मेरी बात सुनकर सबकी हंसी तो रुक गई, पर सब दबी जुबान से यही कह रहे थे कि दुल्हन तो बड़ी मुंहफट है, अभी से ही इसकी जुबान खुल गई है तो आगे क्या होगा राम जाने। माँ तो रही नहीं जो इसकी मनमानियाँ बर्दाश्त करे, इसलिए चाची से भी इसकी नहीं बनती होगी। इस वजह से ही इसने अपना बक्सा खुद ही तैयार किया होगा, तभी तो पुराने और बेकार कपड़े अपने बक्से में डाल कर लाई है। इन कपड़ों में मेरी बचपन की यादें बसी हैं, आप नहीं समझोगे, कहती हुई मैं सुबकने लगी और उस नन्हे से फ्रॉक और स्कर्ट को अपने सीने से लगा लिया। उन कपड़ों ने मुझे मेरे बचपन की यादों में डुबो दिया था। बेहद बातूनी मैं, और ठीक इसके उलट धीर गंभीर शांत स्वभाव के मेरे बड़े भैया। स्कूल से आते ही मैं दिन भर की बातें अपनी माँ को सुनाती, फिर उन्हीं बातों का पिटारा अपनी दादी के सामने खोल कर रख देती थी। पापा भी मेरी बातें बहुत धैर्यपूर्वक सुना करते थे। उस दिन भी वैन वाले अंकल ने मुझे घर लाकर छोड़ा था, पर अपनी बाहें फैलाए स्वागत करने वाली मेरी माँ वहाँ नहीं थी। हैरानी के साथ साथ अपनी माँ से बहुत नाराज़ थी मैं। मायूसी भरे कदमों से धीरे धीरे मैंने घर के अंदर प्रवेश किया। वहाँ सामने ही मुझे दादी मिल गई। माँ, मुझे लेने गेट तक क्यों नहीं आई दादी? मैंने ठुनकते हुए पूछा। दादी बस धीरे से मुस्कुराकर रह गई। आप बैठ, तेरे जूते मोजे उतार दूं, फिर जाकर मुंह हाथ धोकर अपने कपड़े बदल लेना, दादी ने मुझसे कहा तो मैंने फिर से उनसे वही सवाल दोहराया। माँ कहाँ है दादी? उन्होंने सांकेतिक भाषा में माँ के कमरे की ओर इशारा किया। वहां जाकर देखा तो माँ बिस्तर पर पड़ी हुई थी और पापा उनके पास ही चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे। आ गई मेरी लाडो, माँ ने कहा और धीरे से उठकर बैठने लगी। लेटी रहो, तुम्हें अभी उठने की जरूरत नहीं, मैं इसके कपड़े बदल देता हूँ, पापा ने कड़ी आवाज में कहा। क्या हुआ माँ को? माँ क्यों नहीं उठ सकती पापा? मैंने रुआसा होकर पूछा। अभी माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, उन्हें आराम करने दो बेटा, पापा ने कहा तो मैं माँ की ओर लपकी। देखो बेटा, जरा संभल कर माँ के पास जाना, उन्हें जोर से हिलाना डुलाना मत। पापा के इतना कहते ही मेरी रुलाई जोर से फूट पड़ी। फिर माँ ने इशारों से अपने पास बुलाया। मैं कितनी देर तक माँ के पास बैठी सुबकती रही। माँ मुझे धीरे धीरे सहलाती रही। मेरी समझ से परे था कि आखिर माँ को हुआ क्या है। तुम्हें क्या हुआ है माँ? मैंने अपनी रुलाई दबाकर पूछा। बस थोड़ी सी थकान है, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी, माँ ने जबरन मुस्कुराने का प्रयास किया। माँ के कहे अनुसार मैं उनके ठीक होने की रात तकती रहती थी, पर मेरे इंतजार के पल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। छुट्टी के बाद स्कूल वैन से उतरकर सूनी आंखों से माँ की राह तकना, फिर बुझे मन से घर के अंदर प्रवेश करना, यही नियति बन गई थी मेरी। माँ को सामने ना पाकर मेरी चंचलता धीरे धीरे कम होने लगी थी। अपने जूते मोजे खुद से खोलना भी सीख गई थी मैं। अब माँ की जगह काकी मुझे खाना परोस कर देती थी और मैं अब पहले की तरह दादी को स्कूल के किस्से कहानियाँ नहीं सुनाया करती थी। अब मैं खेलने कूदने बाहर भी नहीं जाया करती। मेरे बचपन की सहेली काजल, जिसका घर मेरे पड़ोस में ही था, उससे भी नहीं मिलती थी। फुर्सत पाकर मैं बस माँ के पास ही बैठी रहती। मेरी आंख में बस एक ही सवाल रहता, माँ तुम्हारी तबीयत कब सुधरेगी? माँ पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। पापा भी पहले की तरह हंसते बोलते नहीं थे। भैया भी पहले से और अधिक गंभीर रहने लगे थे। सब कुछ बदला बदला सा नजर आने लगा था। बस एक ही चीज़ नहीं बदली थी, माँ मुझे नियमित रूप से कहानियाँ सुनाना नहीं भूलती। उनकी जादुई उंगलियाँ मेरे बालों में फिरते ही मैं गहरी नींद में सो जाती। दीपावली करीब आ रही थी तो माँ को इस हाल में देखकर मैं अधीर हो गई थी। मेरे लिए नए कपड़े तो बनाओगी ना माँ? मैंने धीरे से माँ के कान में फुसफुसाकर पूछा।
हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, तेरे कपड़े मैं खुद अपने हाथों से सिलकर बनाऊंगी। बिल्कुल नहीं, इस बार गुड़िया के कपड़े मॉडर्न टेलर बनाएगा। माँ की बात सुनकर पापा ने उन्हें टोका था। मेरे लिए नए कपड़े का नाप टेलर लेकर गया था। माँ के अनुग्रह करने के बाद भी पापा ने उन्हें मेरी ड्रेस तैयार करने के लिए नए कपड़े खरीद कर नहीं दिए थे। तब मुझे पापा पर बहुत गुस्सा भी आया था। मैं बहुत निराश भी हो गई थी। तब माँ ने काकी की मदद से अपनी लाल गोटेदार चुनरी साड़ी बक्से से बाहर निकाली थी। तुम मेरे लिए सुंदर सी साड़ी का ड्रेस बनाओगी? मैंने चहकते हुए कहा। तो माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं समझ गई कि माँ ने मुझे क्यों चुप रहने का इशारा किया था। पापा के सो जाने के बाद माँ रातों को देर तक जागती रहती और उनके हाथ मेरे कपड़े तैयार करने में लग जाते। मैं भी खुश होकर माँ को कपड़े सिलते देखती रहती। सो जा मेरी गुड़िया रानी, तुझे सुबह स्कूल भी जाना है, माँ मुझसे कहती तो मैं भी उनसे कहती। माँ मुझे अब स्कूल जाने का मन नहीं होता। ऐसा क्यों मेरी गुड़िया? माँ ने सहम कर मुझसे पूछा था। अब तू जो अपने हाथों से तैयार नहीं करती। मेरे इतना कहते ही माँ की आंखें छलक आई थीं। मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी मेरी लाडो, फिर तुम्हें अपने हाथों से तैयार करके स्कूल भेजूंगी। पक्का वाला प्रॉमिस करो माँ। मेरे हाथों को चूमकर माँ ने मुझे आश्वस्त किया था। मैं तो तुम्हारे हाथों के बने कपड़े ही इस दीपावली पर पहनूंगी। और हाँ माँ, तुमसे लाल रिबन भी अपने बालों में लगवाऊंगी। हाँ मेरी गुड़िया, माँ ने अपनी रुलाई दबाकर कहा था। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि माँ अपनी कैंसर की बीमारी से दिन प्रतिदिन मौत के करीब जा रही थी। गुड़िया की माँ, अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही क्या? कमरे की बत्ती जलते देख उस दिन पापा ने माँ को टोका और कमरे में चले आए थे। माँ ने हड़बड़ाकर मेरी फ्रॉक को छुपाना चाहा, पर छुपा ना सकी। पापा ने माँ की चोरी पकड़ ली थी और सूनी आंखों से माँ को देख रहे थे। माँ नजरें नीचे किए चुपचाप बैठी थी। आखिरकार तुमने अपनी जिद पूरी कर ही ली। मेरी ड्रेस लगभग सिलकर तैयार थी। पापा अपना सिर पकड़े वहीं कुर्सी पर धम्म से बैठ गए थे। तुम भी इसे मनमानी करने दे रही हो। तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने तुम्हारी मालकिन को बेड रेस्ट की सलाह दी है। उस दिन काकी पर पापा का गुस्सा फूट पड़ा था। वो माँ की देखभाल के लिए उनके कमरे में ही सोती थी। उन्हें तो माँ ने अपने भावनाओं के बंधन में बांध रखा था। आप जाकर सो जाइए, बच्चों को भी स्कूल जाना है और आपको ऑफिस भी। मैं बस सोने ही जा रही थी। उस रात न माँ के कहने का पापा पर कोई असर हुआ और ना ही वो काकी पर विश्वास कर पाए थे। उस रात पापा उठकर हॉल में भैया के पास सोने भी नहीं गए थे। काकी भी माँ के सिरहाने बैठी थी और मैं धीरे धीरे सोने लगी थी। अचानक कमरे में शोरगुल से मेरी नींद खुली। डॉक्टर आला लगाकर माँ को चेक कर रहे थे। दादी और भैया भी माँ को कमरे में घेरे हुए खड़े थे। डॉक्टर की चुप्पी ने माँ के ना होने का एहसास कराया। पापा मुझे गोद में उठाकर जोर जोर से रोने लगे थे। भैया और दादी भी फूट फूट कर रो पड़े थे। आज मेरे सब्र का बांध टूट गया था। पापा ने माँ के शरीर को जोर से हिलाने डुलाने से मना किया था, पर आज मैं माँ के स्थिर पड़े शरीर को पागलों की तरह हिलाकर जगाने का असफल प्रयास कर रही थी। सुबह माँ को सजा धजा कर ले जाया जा रहा था। लोगों ने मुझे उन्हें अंतिम प्रणाम करने के लिए कहा, पर मैं बस एक ही रट लगाए हुए थी। माँ को मत जाने दो ना, उन्हें कोई लोग रोक लो ना। मैं अब उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी। पर लोगों के करुण रुदन में मुझ जैसी बच्ची की आवाज़ कहीं दब सी गई। माँ अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ी थी। मेरी लाल ड्रेस माँ ने दीपावली पर पहनने के लिए सिलकर तैयार कर दी थी, पर दीपावली तो क्या, मैं कभी भी उस फ्रॉक को पहन नहीं पाई। माँ जो नहीं थी मुझे लाल रिबन लगाकर तैयार करने के लिए। मैंने बस माँ की उस आखिरी निशानी को सहेज कर अपने हृदय में रख लिया था। जब भी माँ की याद सताती तो उस ड्रेस को अपने सीने से भींच लेती। माँ तो मिलती नहीं, पर उसकी प्यार भरी गर्माहट रूह को सुकून जरूर देती थी। बहुत परेशान लग रही हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकती हो। अपने पति की बातों से मैं वर्तमान में लौटी। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैंने अपने आंसुओं को छुपाते हुए उनसे कहा।
ये तुम्हारे हाथों में किसके पुराने कपड़े हैं? पतिदेव ने पूछा। तो मैं फिर से भावुक हो गई। अरे भाई, तुम रोने क्यों लग गई? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। मैं समझ सकता हूँ कि नई जगह में खुद को एडजस्ट करने में तुम्हें दिक्कत हो रही होगी। बस मुझे अपना दोस्त समझकर कुछ बताना चाहो तो बता सकती हो। सब कुछ बताऊंगी तुम्हें, पर आज नहीं। मेरे होंठ सिर्फ फड़क कर रह गए थे। मैंने जतन से उस लाल फ्रॉक को अपने इस नए घर में खुद के साथ सहज कर रख लिया। धीरे धीरे मैंने अपने पति से उस फ्रॉक से जुड़ी मेरी यादें साझा की। उन्होंने एक दोस्त की तरह मेरी भावनाओं की कद्र की। इतने सालों बाद मेरी वह लाल ड्रेस जगह जगह से उधड़ने लगी है, पर मेरी यादों के पैबंद में सदा महफूज रहेगी। सच दोस्तों, माँ नाम है एक सुकून का, मीठी छाँव का। वह पास रहे या दूर हमें संबल ही देती है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों का दिल से धन्यवाद।